सर्दियों की वो रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। हवा में ऐसी ठंड घुली थी मानो आसमान ने बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। गांव के घरों की चिमनियों से उठता धुआं भी हवा में जमकर रुक जाता था। केशव बेटा, तुम लकड़ियां ले आए? ला दे बेटा, इसकी तो बहुत जरूरत थी। हाँ रामू काका, यह लो आपकी लकड़ियाँ। लेकिन बेटा, मैं आज तुम्हें इन लकड़ियों के पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं। कोई बात नहीं रामू काका, जब आपके पास पैसे आ जाएं तब दे देना। सदा खुश रहे बेटा, भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। धन्यवाद रामू काका, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा रामू काका, मैं चलता हूँ, और भी जगह लकड़ियाँ देनी है। बलवंत चाचा, ओ बलवंत चाचा, लकड़ियाँ लाया हूँ। हाँ, आता हूँ। यह लो आपकी लकड़ियाँ। अरे केशव, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ चाहिए। ठीक है चाचा, अभी देता हूँ। यह लो चाचा, आपकी बाकी की लकड़ियाँ। ठीक है, ये लो बेटा इसके पैसे। और हाँ, कल और लकड़ियाँ लेते आना। सुना है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठीक है चाचा, मैं लेता आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद केशव घर को निकल पड़ता है। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। हवा तो बहुत तेज हो गई है, मुझे जल्द ही घर पहुंचना चाहिए। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। हे भगवान, कहाँ रह गए हैं? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है उन्हें कि घर जल्दी आ जाया करिए, ठंड का समय है, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। राधा और राधा, आ गए आप? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। कल से मैं और सुबह जल्द घर से निकल जाया करूंगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटाकर घर आ जाया करूंगा। चलिए चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। राधा, वह मोटा वाला कंबल निकाल देना। ठंड बढ़ गई है ना, तो बिना कंबल की रात नहीं कटेगी। हाँ जी हाँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। इस तरह केशव का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे सुंदरपुर गांव में छाया हुआ था। ठंड का ऐसा नजारा अक्सर दिसंबर के महीने में देखने को मिलता था। पवन, सुनती हो? जरा गर्मा गर्म चाय दे दो, चाय पीकर मैं काम पर निकलूं। हाँ, बस अभी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा राधा, तो मैं निकलता हूं। केशव घर से निकल जाता है। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। जल्दी से जंगलों के लिए निकल जाता हूं, तभी शाम होने से पहले घर आ पाऊंगा। आज सुंदरपुर गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। लोग लकड़ियां जलाकर उसकी गर्माहट ले रहे थे। केशव गांव से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। केशव भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई,
वही जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। हे भगवान, अगर बारिश हो गई तो ठंड में तो सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या भाई, तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। ना कहकर केशव जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें गांव-गांव जाकर बेच देता है। इस सुंदरपुर गांव में दीपू नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगलों से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। दीपू बहुत ही लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचा करता था। दीपू ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में जमा कर लिया था। अरे, आप इतनी सारी लकड़ियां केवल जमा करे जा रहे हैं, इसे गांव में जाकर बेच क्यों नहीं आते? अरे माला, तुम बस देखती जाओ, कुछ दिन में ही गांव में बारिश होने वाली है। उस समय जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। तब मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी, मेरी बात मानिए तो ऐसा करना सही नहीं है। अरे, अब तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। दीपू अपनी पत्नी को तो उस समय चुप करवा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। भी दूसरी तरफ केशव गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था। अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज से केशव की आंखें खुल जाती हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। हे भगवान, ये तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश की भी आशंका थी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। राधा, ओ राधा, ये देखो राधा, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। अब क्या होगा? हाँ, बहुत जोरदार की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। हवा भी बहुत जोरों की चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में, यहाँ ज्यादा देर रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। जी, आप चिंता मत कीजिए। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुबह तक सुनाई दे रही थी। बारिश थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे राधा, सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? बारिश तो रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। दोनों आग जलाकर वहां बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, मगर बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार होती बारिश ने गांव वालों को परेशान कर दिया। बारिश ने बंद होने का नाम नहीं लिया। हे भगवान, बस ये आखिरी लकड़ियां ही बची हैं। अब तो लकड़ियां भी नहीं रह गई और ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। राधा के इतना कहते ही बारिश अचानक बंद हो जाती है। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बारिश बंद हो गई। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियां तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की लकड़ियां गीली हो गई हैं। एक काम करते हैं, गांव में कमला काकी से कुछ उपले मांग लाते हैं। कुछ दिन का तो चल ही जाएगा। बिना आग के इस ठंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। इतना कहकर राधा कमला काकी के घर के लिए निकल जाती है। कमला काकी, ओ कमला काकी, घर में हो क्या? हाँ बिटिया, कहो कैसे आना हुआ इस ठंड में? कमला काकी, वो मुझे कुछ उपलों की जरूरत थी। घर में जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। थोड़े से उपले मुझे दे दीजिए। हाँ बिटिया, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ।
ये लो बेटा, मगर मेरे पास भी थोड़े से ही उपले बचे हैं। वो काफी दिनों से धूप नहीं निकली तो उपले सूख नहीं पाए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। तुम इससे ही अपना काम चला लेना। ठीक है काकी, इसके कितने पैसे हो गए? अरे बिटिया, अब मैं तुझसे भी पैसे लूंगी क्या? कितनी बार केशव मुझे मुफ्त में लकड़ियां देकर गया है। अगर मैंने इन उपले के तुझसे पैसे लिए तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तू ऐसे ही ले जा बिटिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर राधा घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये कड़ाके की ठंड और अब ये बारिश। लगता प्रभु जान ही लेकर मानोगे। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं तो इस बारिश से छुटकारा मिले। भीगते भीगते राधा घर पहुंच जाती है। अरे तुम तो पूरी भीग गई हो। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। राधा कपड़े बदलकर आग के पास बैठ जाती है। दूसरी तरफ दीपू को जिस मौके की तलाश थी वह आ चुका था। दीपू अपनी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे दीपू, लकड़ियां लाया है? ला, जल्दी दे दे, इसकी बहुत जरूरत थी। यह लो काका, अपनी लकड़ियां। ये लो दीपू, इसके पैसे। काका, यह तो केवल 10 रुपए है। 10 रुपए और लगेंगे। क्यों? केशव तो 10 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका, आपको तो पता ही है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई है। गांव में अभी लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको इसके 20 रुपए देने होंगे। केशव भी शायद आपको लकड़ियां ना दे पाए, क्योंकि मैं यह लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाया हूं और मुझे भी यह काफी महंगी ही मिली है। ठीक है, ये लो बाकी के 10 रुपए। वो पूरे गांव में लकड़ियां बेच देता है और उसको लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी दीपू से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर थे। आज केशव के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और लेने के लिए पैसे भी नहीं है। आप जाइए ना गांव में, देखिए कुछ खाने के लिए मिल जाए। नहीं तो सेठ जी की दुकान से उधार ही लेते आना। ठीक है राधा, मैं जाता हूँ। केशव खाने की तलाश में निकल पड़ता है और सेठ जी की दुकान पर पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ राशन की जरूरत है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। देखो केशव, मेरा काम भी ठप हो गया है और बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम किसी और से मांग कर देख लो। सेठ जी, कुछ भी दे दो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। देख केशव, तू मुझे मजबूर मत कर, मैं तुझे उधार नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात समझ, तू किसी और से मांग कर देख ले। सेठ जी केशव को साफ साफ मना कर देते हैं और केशव निराश होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ये ठंड भी बहुत लग रही है। लकड़ियां भी नहीं बची हैं, घर में कुछ और जलाने के लिए भी नहीं। अब क्या करूं? अब केशव को समझ नहीं आ रहा था कि वह बिना पैसों के राशन का इंतजाम कैसे करे। तभी केशव का एक दोस्त जो कि सब्जी बेचता था वहीं से गुजरता है। अरे केशव, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या केशव भाई, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो? कोई बात है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं मोहन भाई, मेरा जीवन तो ठंड और बारिश से बेहाल हो गया है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है और सेठ जी भी उधार देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं। राधा भी मेरी राह ताक रही होगी और खाली हाथ घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। समस्या तो बड़ी गंभीर है केशव। सच बताऊं तो इस ठंड से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। काफी दिन से बारिश हो रही थी तो मेरा माल भी नहीं बिका। मेरे पास कुछ आलू है, मैं बस इतना ही तेरी मदद कर सकता हूं। सुबह से 20 रुपए की ही आमदनी हुई थी, ये तू रख ले। मोहन भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई, आखिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इन मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम चिंता मत करो, ये आलू तुम घर ले जाओ।
ठंड बहुत है, मैं भी घर को ही जा रहा हूँ। ना कहकर मोहन और केशव दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आलू तो ले लिया है, लेकिन आज सुबह ही घर के सारे उपले खत्म हो गए थे। इन पैसों से मैं कुछ उपले ले लेता हूँ। उपले लेकर केशव घर पहुंच जाता है। राधा, ये लो कुछ आलू और ये उपले, तुम इन्हें उबाल लो। आज इसी को खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। राधा चूल्हा जलाकर आलू उबाल देती है। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। राधा, मुझ पर थोड़ा सा काला नमक छिड़क दो। जी, अभी डालती हूँ। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज आती है। बेटा, कोई है क्या? इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारी की मदद करो बेटा, कोई तो सुन लो। आवाज सुनकर केशव और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि ठंड में एक बुढ़िया बाहर खड़ी थी और मदद की गुहार लगा रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में ऐसे बाहर क्या कर रही हो? बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है। कुछ खाने को दे दो बेटा, नहीं तो भूख के मारे मेरे यही प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। केशव अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर अम्मा को दे देता है। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो कुछ लकड़ियां जला दो। माफ करना अम्मा, पर अब हमारे पास बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची हैं। थोड़ी सी लकड़ियां थीं जिन पर हमने आलू को पका दिया है। अब जलाने के लिए हमारे पास कोई लकड़ियां नहीं बची। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम यह खाना तो है, मैं इसे ही खा लेती हूँ। आलू को खाकर उसका पेट भर जाता है। बुढ़िया की नजर जब उनके बर्तन पर पड़ी तो वह बिल्कुल खाली हो गए थे। देती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, काफी दिन से भूखी थी। आज इन आलूओं को खाकर पेट भर गया है। बुढ़िया की नजर जब उनके बर्तन पर पड़ी तो वह बिल्कुल खाली हो गए थे। परे बेटा, मैंने तो तुम्हारे सारे आलू खा लिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, इसमें ही हमें संतुष्टि है। तुम कितने दयालु हो बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने को, पर ये लो, ये कुछ बीज है, इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। ये किस चीज के बीज है? बेटा, ये जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उनके बीज है। इससे तुम्हें बहुत अच्छी लकड़ियां मिलेंगी। लेकिन अम्मा, ये तो बीज है, इन्हें पेड़ बनने में काफी समय लग जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। तुम इसे बस अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर इसका कमाल तुम अगले दिन देखना। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। आप इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगे? आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आई थी वह पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती है। केशव उन बीजों को अपने आंगन में लगा देता है। जब सुबह होती है तो केशव को उन बीजों की याद आती है और वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। बाहर का नजारा देखकर केशव हैरान था। अरे, यह क्या है? राधा, ओ राधा, जल्दी आओ। राधा भी वह दृश्य देख हैरान थी। अरे ये कैसे हुआ? केशव द्वारा लगाए गए बीज अब पेड़ बन चुके थे। यह देखकर केशव और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। ये कैसे हुआ? जी, अब तो हमें लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी लकड़ियों की कटाई कर लेता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में बेच दूंगा। लकड़ियों को काटकर केशव गांव की ओर निकल पड़ता है। काका, तुम्हारे लिए लकड़ियां लाया हूँ। अरे बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छा किया जो लकड़ियां देने यहाँ चला आया। 2 दिन से ठंड से परेशान थे, जलाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं बची है। पिछले 2 दिनों से दीपू भी लकड़ियां देने नहीं आ रहा। काका, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रोज लकड़ियां समय पर पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन केशव बेटा,
तुम्हारे पास ये लकड़ियां कहां से आई? काफी दिन से सूरज तो निकल नहीं रहा, फिर ये सूखी लकड़ियां तुम कहां से लेकर आए? काका, बस ये समझ लो यह भगवान का चमत्कार है। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ और गांव में लकड़ियां देने जाना है। इतना कहकर केशव आगे निकल जाता है, लेकिन यह सब होते हुए दीपू अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई का पता लगाने के लिए दीपू ने केशव का पीछा करना शुरू कर दिया। जी आ गए आप। लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गई। अब हमें कभी दूसरी जगह से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काट लिया करेंगे। हाँ जी, भला हो उस अम्मा का जिसने हमें ये जादुई पेड़ दिया है। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो यह जादुई पेड़ है। क्यों ना मैं भी इस पेड़ से अपना फायदा निकलवा। ऐसा सोचकर दीपू उस समय तो वहां से चला जाता है, लेकिन रात के समय केशव के घर के पास आकर वह उस पेड़ से लकड़ियां काट लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। काका, लकड़ियां लाया हूँ, बोलो कितनी चाहिए? अरे दीपू, अब मुझे तुम्हारी लकड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब केशव मुझे समय पर लकड़ियां दे जाता है। तुमने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। काका ने दीपू से लकड़ियां खरीदने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। दीपू गांव के और लोगों के पास भी जाता है और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि मजबूरी के समय में दीपू ने उन लोगों का खूब फायदा उठाया था। काफी महंगी दाम पर लकड़ियां बेचकर उसने गांव वालों से खूब मुनाफा कमाया था। दीपू को भी अच्छा सबक मिल चुका था, लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। किसी गांव का कोई व्यक्ति भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था। मजबूरन दीपू को लकड़ी बेचने का काम छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढना पड़ा।